नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे, मैंने पिछली क्लास में पहले आपको मैं चैप्टर का नाम याद दिला दूं, संसाधन एवं विकास। देख सकते हैं सभी बच्चे कि हमारे चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो मैं आपको पिछली क्लास में संसाधन के प्रकार पढ़ा रहा था, लेकिन बच्चे मैंने ये भी आपको बताया था कि संसाधन के प्रकार जो हैं वो अलग अलग आधार पर हैं। देख सकते हैं, अलग अलग आधार पर है। तो आज हमें समझना है समाप्यता के आधार पर। बच्चे, समाप्यता का मतलब है खत्म हो जाना। समाप्यता का मतलब क्या है? खत्म हो जाना। तो जरा सीखते हैं कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने भाग में बांटा गया है। तो बच्चे, जो पहला बांटा गया है वो उसे हम कहते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। सभी बच्चे याद रखेंगे, क्या कहा गया है? नवीकरण योग्य संसाधन। तो चलिए बच्चे, जरा सीखते हैं कि नवीकरण योग्य संसाधन क्या है। बच्चे, नवीकरण से तो आप समझ ही पा रहे होंगे, किसी को नया कर लेना, दोबारा बना लेना। तो बच्चे याद रखिएगा कि नवीकरण संसाधन वो संसाधन है जिसे हम किसी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया से क्या कर सकते हैं बच्चे? नवीकृत कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ऐसे संसाधन जिसे भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया से नवीकृत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे? नवीकृत कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि हम एक ऐसे संसाधन की बात करते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं बच्चे? नवीकृत कर सकते हैं। नवीकृत का मतलब है कि जिन्हें हम पुनः निर्मित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि नवीकृत संसाधन ऐसे संसाधन है बच्चे जिन्हें हम किसी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया से दोबारा बना सकते हैं, नवीकृत कर सकते हैं, पुनः निर्मित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। याद रखेंगे बच्चे, इसका मतलब है यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है मतलब ऐसे संसाधन हैं जो हमें दोबारा मिल सकते हैं, जिन्हें हम दोबारा क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। जैसे, जरा इसके एग्जाम्पल को समझते हैं बच्चे। जैसे बच्चे याद रखेंगे कि सूरज की रोशनी से भी ऊर्जा बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। तो प्रतिदिन सूरज को निकलना है, इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी से हम दोबारा ऊर्जा बना सकते हैं, सौर ऊर्जा। ठीक उसी तरह बच्चे, नदी के जल पर बड़े बड़े बांध बनाकर बिजली बनाई जा सकती है, हम जल ऊर्जा भी बना सकते हैं। उसी तरह बच्चे, पवन ऊर्जा, याद रखिएगा पवन की गति से भी हम ऊर्जा बनाते हैं। फिर वन, याद रखिए बच्चे, अगर जंगल काटा जाए तो फिर जंगल को दोबारा चलिए, यहां हमने बच्चे नवीकरण योग्य ऊर्जा को अच्छे से समझ लिया। मैंने इसके सारे एग्जाम्पल्स आपको समझा दिए। चलिए बच्चे, अब जरा देखते हैं कि समाप्यता के आधार पर दूसरा कौन सा प्रकार है। सभी बच्चे समझ में आ गया? ठीक है। तो बच्चे याद रखिए, अगर मान लीजिए कि नवीकरण योग्य संसाधन हो सकता है, तो क्या ऐसे संसाधन नहीं हो सकते जो अनवीकरण योग्य हो? इसका मतलब है जो दोबारा नहीं बनते हो। तो बच्चे, हमारा जो अगला प्रकार है वो क्या है? अनवीकरण योग्य संसाधन। याद रखेंगे सभी बच्चे, हमारा अगला प्रकार क्या है? अनवीकरण योग्य संसाधन। क्लियर है? ठीक। तो बच्चे याद रखिए कि अनवीकरण योग्य संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनका विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में हो। याद रखेंगे बच्चे कि इनका विकास कब होता है? एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में। इस अंतराल का मतलब होता है बच्चे अंतर, यानी बहुत लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। और बच्चे याद रखिएगा कि इसका निर्माण लाखों वर्ष में होता है। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि लाखों वर्ष में क्या होता है? इसका
निर्माण होता है। तो हम देख रहे हैं कि नवीकरण योग्य संसाधन को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पर अनवीकरण योग्य संसाधन को पुनः प्राप्त करना बच्चे बहुत लंबी बात है, क्योंकि इसका निर्माण ही एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हो रहा है, और देखिए तो लाखों वर्षों में हो रहा है। ये भी देख सकते हैं बच्चे कि इनका लाखों वर्षों में क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और याद रखिएगा कि इसमें कुछ संसाधन चक्रीय हैं, पर सभी संसाधन चक्रीय नहीं है। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि इसमें क्या है, कुछ संसाधन चक्रीय हैं, कुछ संसाधन क्या है, चक्रीय हैं। इसका मतलब है कि आपको दोबारा मिल सकते हैं। याद रखेंगे बच्चे कि कुछ ही संसाधन क्या है इसमें बच्चे, चक्रीय हैं, लेकिन सभी संसाधन जो क्या है वो चक्रीय नहीं है। जैसे मान लीजिए चक्रीय है तो वो क्या है, धातु, आपको दोबारा मिल सकते हैं। लेकिन बच्चे जैसा मैंने आप सभी क्या कहा था कि कुछ जो संसाधन है वो क्या है, अचक्रीय है। इसका मतलब है कि दोबारा प्राप्त नहीं हो सकते। तो उसमें क्या है बच्चे, जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे मान लीजिए बच्चे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, अगर ये चीजें एक बार खत्म हो गई तो फिर ये कहाँ मिल रही हैं। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि अनवीकरण योग्य संसाधन लाखों वर्ष में बनते हैं, लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में बनते हैं। इसमें कुछ संसाधन चक्रीय हैं जो आपको पुनः मिल सकते हैं पर लाखों वर्षों में, लेकिन कुछ संसाधन क्या है बच्चे, एकदम अचक्रीय प्रकार के हैं जो आपको लाखों वर्षों में भी बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ समाप्यता के आधार पर सीखा। अब हमें सीखना है स्वामित्व के आधार पर। किस पे सीखना है बच्चे? स्वामित्व के आधार पर। पहले मैं ये मिटा दूं। चलिए अब हम सीखते हैं स्वामित्व के आधार पर। बच्चे स्वामित्व का मतलब होता है मालिक, कौन किसका मालिक है। क्लियर है? तो हमारा अगला जो तीसरा प्रकार है बच्चे वो क्या है, स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर। तो चलिए जरा सीखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा, पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, यानी स्वामित्व के आधार पर जो हमने पहला संसाधन देखा उसका क्या नाम है बच्चे, व्यक्तिगत संसाधन। क्या नाम है? व्यक्तिगत संसाधन। तो चलिए हमें सबसे पहले सीखना है कि व्यक्तिगत संसाधन का अर्थ क्या है और हम इससे क्या कहना चाहते हैं। बच्चे याद रखिएगा, व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन जो निजी व्यक्ति के स्वामित्व में है। इसका मतलब है कि जो व्यक्तिगत संसाधन है इसका स्वामी कौन होता है, तो स्वामी होता है निजी व्यक्ति। याद रखेंगे बच्चे, इसका स्वामी कौन होता है, निजी व्यक्ति। इसका मतलब है कि जो व्यक्तिगत संसाधन है वो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में है जो उसका क्या होता है, स्वामी होता है। चलिए यहां तक तो समझ में आया। लेकिन किसानों के पास सरकार भी तो भूमि देती है, तो इसका मतलब है कि अगर किसानों को सरकार जैसे भूमि आवंटित करती है, यहां देखिए बच्चे हमें यह भी समझना है कि सरकार क्या करती है, किसानों को भूमि आवंटित करती है। इसका मतलब हो गया कि इन भूमि पर मालिकाना हक किसका है, किसान का। और बदले में किसान क्या देते हैं, तो बदले में किसान सरकार को क्या दे देते हैं, लगान देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों को भी व्यक्तिगत संसाधन सरकार क्या करती है, आवंटित करती है, अलॉट करती है। क्लियर है? अच्छा, आप ये भी देख सकते हैं बच्चे कि गांव में बहुत सारे लोग, अगर हम किसी गांव की बात करें तो गांव में बहुत सारे लोग भी तो अपनी भूमि के मालिक होते हैं, ये भी तो है। तो बच्चे हमने देखा कि गांव में जो बहुत सारे लोग क्या हैं, वो अपनी भूमि के मालिक होते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो क्या होता है कि गांव में कुछ लोग क्या होते हैं, भूमि के स्वामी होते हैं। तो इसका मतलब है जो भूमि के स्वामी हैं उनके पास अपना संसाधन है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, भूमिहीन होते हैं। तो जो बच्चे भूमिहीन हैं उनको फिर अपना संसाधन नहीं होता और वो दूसरे के खेतों में जाकर क्या करते हैं बच्चे, काम करते हैं। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ओके नाउ, लेकिन अगर यही बात शहर में देखा जाए तो क्या शहर में, अगर आप इस चीज को शहर में देखेंगे तो क्या शहर में लोगों के पास भूखंड नहीं होता? इसका मतलब भूखंड उनकी क्या है, निजी संपत्ति होती है। भूखंड है, जमीन है,
जायदाद है। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चे? तो याद रखना है कि शहरों में जो लोगों के पास भूखंड होते हैं, जमीन होते हैं, जायदाद होते हैं, वो सब क्या है? वो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति ही तो है। और उनका अगर मान लीजिए घर भी है तो हम क्या कहेंगे? ये उनके क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है, यानी निजी संसाधन है। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, हमने निजी संसाधन को सीखा। अब हमें अगला समझना है सामुदायिक संसाधन। अगला क्या सीखना बच्चे? सामुदायिक संसाधन। सभी लोग इसको अच्छे से केयर करेंगे। हमारा अगला पॉइंट होगा सामुदायिक संसाधन। क्लियर है? मैं मिटा दूं पहले इसे बच्चे? आप वीडियो पॉज करके सबको अच्छे से लिख भी सकते हैं और अच्छे से सारी चीजों को सीखिए। Now, and the next is सामुदायिक संसाधन। हमें सीखना है बच्चे कि सामुदायिक संसाधन क्या है। सामुदायिक संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिस पर, याद रखिएगा, जिस पर समुदाय का अधिकार हो। समुदाय का अधिकार हो। तो हमने देखा कि जो सामुदायिक संसाधन है वो ऐसा संसाधन है जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो, यानी जो जो लोग उस समाज में हैं, जो जो उस समुदाय में हैं, सबका क्या हो? उस पर अधिकार हो। तभी ये क्या कहलाता है? सामुदायिक संसाधन कहलाता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? जैसे सीखते हैं भाई क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज और केयर कीजिएगा कि ये जो समुदाय के जो सभी सदस्य होते हैं वो सब इसके क्या होते हैं? मालिक होते हैं। और आप उसी को क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? जैसे जरा इसका एग्जांपल लीजिए। जैसे जैसे बच्चे गांव में चारण भूमि, चारण भूमि का होता है मतलब कि जिस पर पशु चारा चरते हैं। देखते हैं सभी समुदाय के लोग अपने पशुओं को चराते हैं। तो याद रखिएगा कि चारण भूमि जो है वो कैसा संसाधन है बच्चे? सामुदायिक संसाधन। उसके बाद श्मशान। श्मशान जानते हैं, मृत्यु के बाद लोगों को श्मशान में जलाई जाती है, तो वो भी क्या है? सामुदायिक संसाधन। उसी तरह बच्चे तालाब, देखते हैं अगर एक गांव में तालाब है तो वो सामुदायिक संपत्ति है। सभी लोग उस तालाब से पानी लेने के क्या होते हैं? हकदार होते हैं। क्लियर हो चुका? तो ये तो बच्चे रही गांव की बात है। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र में देखा जाए कि शहरी क्षेत्र में सामुदायिक संसाधन क्या होता है, तो जरा उसे भी हम केयर कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे नगरीय क्षेत्र में, अगर आप नगरीय क्षेत्र की बात करें तो जैसे खेल के मैदान, देखते हैं कोई भी बच्चा उसमें जाकर खेलता है, कोई भी लोग आ सकते हैं। खेल का मैदान हुआ, फिर क्या हुआ? पार्क हुआ। ये सब क्या है बच्चे? सामुदायिक संपत्ति है, यानी सामुदायिक क्या है? स्वामित्व है, और इस पे क्या है? सभी का अधिकार है। तो बच्चे खेल का मैदान है, पार्क है, पिकनिक स्थल, जो लोग पिकनिक मनाते हैं बच्चे, तो ये जो पिकनिक के स्थल हैं ये भी क्या है? सामुदायिक संपत्ति है। पूरी बात समझ में आई? तो सामुदायिक संसाधन का मतलब बच्चे आप ऐसे सोचेंगे कि जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो, कोई ऐसा नहीं हो कि किसी एक व्यक्ति का मालिकाना अधिकार हो। पूरी बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? ठीक है, चलिए अब अगला सामुदायिक संसाधन के बाद जो नेक्स्ट हमें देखना है बच्चे, वो देखना है राष्ट्रीय संसाधन। अब क्या देखना है बच्चे? राष्ट्रीय संसाधन। चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं, आप इन चीजों को अच्छे से सीख चुके हैं। अब जरा राष्ट्रीय संसाधन को सीखते हैं बच्चे। आप नाम से ही अंदाजा लगा लेंगे कि राष्ट्रीय संसाधन बोलने का मतलब है कि मैं पूरे राष्ट्र की बात करूंगा। ठीक है, चलिए हम अगले संसाधन पे चलते हैं बच्चे। हमारा जो अगला संसाधन है वो क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। ना तो चलिए समझते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। बच्चे याद रखिएगा कि देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन उस राष्ट्र के संसाधन हैं। याद रखेंगे बच्चे कि एक देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन, एक देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। एक देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन क्या होते हैं बच्चे? राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, और इस पे पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है। याद रखिएगा, इस पर सरकार को क्या होता है? कानूनी अधिकार होता है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि सरकार को कानूनी अधिकार होता है।
तो हमने देखा कि सरकार को क्या होता है, कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। क्लियर है? याद रखिएगा एक चीज और, कि सरकार को इस बात का भी कानूनी अधिकार प्राप्त है बच्चे कि वह निजी संसाधन को भी जनता के हित में अधिग्रहित कर सकता है। याद रखिएगा कि सरकार को कानूनी अधिकार प्राप्त होता है कि अधिकार होता है कि वह निजी संसाधन को जनता के हित में अधिग्रहित कर ले। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत सरकार को या किसी भी सरकार को राष्ट्रीय संसाधन के मामले में यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी निजी संसाधन को पूरी जनता के हित में अधिग्रहित कर सकता है। क्लियर हो गया बच्चे? चलिए अब जरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा बच्चे कि जो शहरी विकास प्राधिकरण है उसे भी भूमि अधिग्रहण का अधिकार है। इस बात को याद रखेंगे बच्चे कि जो शहरों में शहरी विकास प्राधिकरण होता है, शहरी विकास प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण का अधिकार है। ये किसी भी भूमि को अधिग्रहण कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो हमने ये देखा कि शहरों में शहरी विकास प्राधिकरण को भी भूमि अधिग्रहण का अधिकार है। और याद रखिएगा बच्चे कि 12 समुद्री मील जिसे हम कहते हैं लगभग 22 किलोमीटर। याद रखिएगा बच्चे कि जो 12 समुद्री मील है लगभग 22.5 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संसाधन है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि ये भी क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। पूरी बात समझ में आई? तो हमने देखा कि सारे संसाधन जो किसी राष्ट्र में हैं वो सभी राष्ट्रीय संसाधन है। सरकार को ये कानूनी अधिकार है कि वो किसी निजी संसाधन को जनता के हित में अधिग्रहित भी कर ले। और याद रखिएगा बच्चे जो शहरी विकास प्राधिकरण है उसे भूमि ग्रहण का भी अधिकार है, वो कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण बच्चे भूमि ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, भूमि ग्रहण का सेंस मतलब है बच्चे भूमि का अधिग्रहण। इस बात को याद रखिएगा कि क्या कर सकते हैं, भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं। और समुद्र तट से अगर आप 12 समुद्री मील यानी लगभग 22 किलोमीटर तक जाते हैं तो वो क्या है बच्चे, राष्ट्रीय संसाधन है। और याद रखिएगा बच्चे कि शहरों में क्या होता है, किसी भी देश में लंबी लंबी सड़कें होती हैं, नहर होती हैं, रेल लाइन होते हैं, खनिज होते हैं, जल होते हैं, ये सब के सब क्या है, उस राष्ट्र के संसाधन है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि चाहे वो सड़क हो, नहर हो, रेल लाइन हो, खनिज हो, कुछ भी उस राष्ट्र में हो, वो सभी क्या है, उस राष्ट्र के क्या है, संसाधन है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।